ओके। तो हमारा आज का टॉपिक है कस्टम टेबल्स। एसपीएसएस में कस्टम टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं। एक तो हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा हम कोशिश करेंगे अ, जो हमारा दूसरा टॉपिक है मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन, उनको कैसे टैकल किया जाता है। तो थोड़ा सा मैं उसको बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वी स्टार्ट विद दिस कस्टम टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं। So, मैं आपको एक क्वेश्चन का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, फिर हम उसके ऊपर डेटाबेस के ऊपर आएंगे। सो कस्टम टेबल से मुराद ये है कि कोई भी दो वेरिएबल्स को आप क्रॉस करके, जब आप कोई आप टेबल फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम कस्टम टेबल कहते हैं। देर आर 2-3 स्टेजेस इन एसपीएसएस। हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्वेश्चन है ऑनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस। ये वही क्वेश्चन है जो हम पहली क्लास से लेके अभी तक कॉन्टिन्यूसली चला रहे हैं, इसी के ऊपर ही हमारा डेटाबेस है। तो ऑनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस, आप एक रिस्पोंडेंट के पास गए किसी भी इलाके में, किसी भी यूनियन काउंसिल में, और आप उससे उसके घर का स्टेटस पूछ रहे हैं। जाती है, किराए का है, मुफ्त में रह रहे हैं, किसी ने आपको अकोमोडेट किया हुआ है, जैसे भी शेयरिंग है, वट। तो अब इसको आपने एसपीएसएस के अंदर कैसे इसके रिजल्ट्स लेके आने हैं, इसके अंदर परसेंटेजेस को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे इसको क्रॉस टाइप करेंगे, कैसे इसको टेबल्स की शक्ल में लेके आएंगे, और यही टेबल फिर आपकी रिपोर्ट में जाते हैं। सो हम इसके ऊपर आते हैं दोबारा, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कस्टम टेबल कैसे बनाए जाते हैं। सो यूजुअली जब हम डाटा एनालिसिस का प्लान देते हैं क्लाइंट को कि हम आपके इस सर्वे का या इस प्रोजेक्ट का डाटा इस तरह से एनालाइज करेंगे, तो उसमें आप उनको डमी टेबल्स बना के दे रहे होते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको जो एनालिसिस है वो किस लेवल पे चाहिए। क्या वो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ों को देखना चाह रहा है, या अगर नेशन वाइड सर्वे है तो क्या वो प्रोविंस लेवल पे चीज़ों को देखना चाह रहा है, या वो यूनियन काउंसिल के लेवल पे चीज़ों को देखना चाह रहा है। और फिर उसमें आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दिस डिस्ट्रिक्ट टेबल, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट टेबल होता है। वो बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने रिस्पोंडेंट्स हैं, तो देर आर टू वेज। आप राइट क्लिक कर लें किसी एक के ऊपर, ये बिल्कुल सिंपल टेबल है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये बिल्कुल सिंपल सा टेबल निकाल के आपको दे देगा। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ एक सिंगल क्लिक किया और आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया। आप क्लाइंट को या किसी भी फोरम पे आप इसको बता सकते हैं कि हमारा ये सैंपल साइज है। डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में 96 रिस्पोंडेंट थे, लाहौर में 182 रिस्पोंडेंट थे, और फिर उनकी परसेंटेजेस भी आ गई। इसकी बेस पे आप उनका कोई ग्राफ भी जनरेट कर सकते। ये तो है सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन कस्टम टेबल क्या होता है? कस्टम टेबल में आप इस डिस्ट्रिक्ट के साथ किसी और टेबल को भी ऐड करते हैं, किसी और वेरिएबल को भी ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, सॉरी, टेबल्स में आके आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कस्टम टेबल्स। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये एक बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। इसमें अब आप कस्टम टेबल डिज़ाइन करते हैं। उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो कैसे उसको करना है? उमामा प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखा करें आप। म्यूट कर लिया करें आप प्लीज़। ओके। सो यहाँ पर अब आपने दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल्स को कैसे एक टेबल की फॉर्म में लेके आना है, इसको हम सीखेंगे। इसको कस्टम टेबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट सर लेफ्ट। सॉरी, आपकी स्क्रीन शेयरिंग एक्टिव नहीं है। ओ माय गॉड भाई, मैं अच्छा यार, जवाब बड़ा लेट बताया आपने मेरे भाई। अब स्क्रीन शेयर हो गई है। आपने मुझे रिकॉर्डिंग का भी नहीं बताया, स्क्रीन शेयरिंग का भी बड़ा लेट बताया है। एनीवेज, सो अब नजर आ रही है ना जवाब में? जी सर, अब एक्टिव है। चले, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था क्वेश्चनेयर के हवाले से। हम इस क्वेश्चनेयर को डिस्कस कर रहे हैं। हम एक कस्टम टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स को मिला के कोई टेबल जनरेट करना चाह रहे हैं। थ्योरी में पहले सारी बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ओनरशिप स्टेटस ऑफ हाउस। आप इसको, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसको सिंपल टेबल की शक्ल में देखना चाहते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी टेबल है। मिसाल के तौर पे यही डेटाबेस है जो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। अ, तो आप यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, वही जो मैंने क्वेश्चन एयर से आपको दिखाया है। अगर आप इसका सिंपल टेबल देखना चाह रहे हैं तो आप सिंपली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और आपके पास वो सिंपल टेबल आ जाता है। तो यू सी कि आपके पास वो परसेंटेज और वो सारे नंबर्स आ गए। किसी भी वेरिएबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बड़ा इजीली निकाल लेंगे। सिमिलरली आप इसी को जो मैंने राइट क्लिक करके निकाला, आप एनालाइज में जाएं और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्लिक करें तो भी आपका वो जो क्वेश्चन है वो यहाँ से भी आपका निकल आएगा। सो यू सी, दो मुख्तलिफ तरीकों से सेम टेबल मैंने आइडेंटिफाई किए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। कस्टम टेबल इससे एक स्टेप आगे है। कस्टम टेबल का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी टेबल जनरेट करना है जिसमें आप दो या तीन वेरिएबल्स को मिला के क्रॉस टाइप करके आप एक टेबल जनरेट करना चाह रहे हैं। कैसे करते हैं? कस्टम टेबल के ऊपर क्लिक कीजिए, प्रेस ओके, और उसके बाद आप यहाँ पर किसी भी दो वेरिएबल्स को मिला के एक टेबल जनरेट कर सकते हैं। ये जो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला है ना, ये सारा कस्टम टेबल का एरिया है। अब इस स्पेस पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, लेफ्ट साइड पे रोज हैं और अपर साइड पे कॉलम है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं अगर यहाँ से मैं आपको एसपीएसएस की फाइल के ऊपर एक्सप्लेन करूँ तो ये सारे कॉलम्स हैं और ये सारी रोज हैं। ठीक है। तो ये जो एरिया है कस्टम टेबल वाला, ये आपको ये अलाउ करता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का टेबल जनरेट कर लें। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स को लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट को चाहूँ तो मैं जस्ट किसी भी वेरिएबल को सिलेक्ट करूंगा और अपने कर्सर से उठा के मैं यहाँ पर इस साइड पे ले आऊंगा। ठीक है, रोज वाली साइड पे। तो यू सी कि इसका एक स्ट्रक्चर बन गया। उसने मुझे उसकी लुक दिखा दी, अभी ये टेबल जनरेट नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से नहीं दिखना चाहिए, इसको कॉलम्स में दिखना चाहिए इस जगह पर, तो मैं क्या करूँगा? सेम वेरिएबल है, मैंने अपने कर्सर के साथ इसको क्लिक किया और मैं इसको स्लोली ऊपर ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ। सो यू सी कि जहाँ पर आपका जहाँ तक आपका ब्लैक मार्क है ना, कर्सर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है वहाँ पे आप इसको ड्रैग करके छोड़ नहीं सकते। जहां पर आपका हैंडी साइन आ जाएगा, इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पर इस वेरिएबल को छोड़ सकते हैं, तो ये खुद ब खुद एक टेबल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। सो यू सी कि यू हैव चॉइस कि आप डिस्ट्रिक्ट को कॉलम्स में रख के देखना चाह रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट्स को रो में रख के देखना चाह रहे हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द सिंपलेस्ट केस। मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ तो यू सी मेरे पास एक टेबल आ गया। ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट केस है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ और मैं इसी के कस्टम टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसी के ऊपर कुछ और ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट्स मैंने इस साइड पे रख लिया। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेल फीमेल का क्या स्टेटस है, कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। तो मैंने दूसरा वेरिएबल पकड़ा और मैं इसके ऊपर कॉलम्स में इसको ले आया। ठीक है। तो कॉलम्स में लेके आऊंगा तो ये एक टेबल टेबल बन जाएगा। अगेन इसको ड्रैग कर रहा हूँ और यू सी कि अब आपके पास लेफ्ट साइड पे रोज में डिस्ट्रिक्ट्स आ गए और कॉलम में मेल फीमेल आ गए। ठीक है। इसको हम अगर ड्रॉ करें तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा हूँ। तो और ये देखिए, ये पहला टेबल था। कस्टम टेबल इसकी हेडिंग है, आप देख रहे हैं कस्टम टेबल। ये पहला टेबल था सिंगल वेरिएबल। ये दूसरा टेबल है जिसमें हमने दो वेरिएबल्स को जॉइंटली मिला लिया है, क्रॉस टैब कर लिया है। एक स्टेप आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कि आप एनालाइज में जाएं और टेबल्स पे क्लिक करके कस्टम टेबल के पे क्लिक क्लिक कर लें और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जेंडर को कॉलम में रखने की बजाय आप जेंडर को इसके अंदर फिक्स कर लें। मतलब आप चाहते हैं कि रो वाइज ही आपके जेंडर का स्टेटस भी आए। तो यू सी कि ये अब मैंने कॉलम्स की बजाय इसको रो के अंदर ही दो वेरिएबल्स को मैं रखना चाह रहा हूँ। तो यू सी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। डिस्ट्रिक्ट आ गए,
इस्लामाबाद के अंदर मेल फीमेल आ गए और लाहौर के अंदर मेल फीमेल आ गए, कराची के अंदर मेल। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो कस्टम टेबल इज ऑल अबाउट, आप ये कह लीजिए कि आप अपनी चॉइस के दो तीन वेरिएबल्स को किस तरह से उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से मैं इसको फिलहाल टाइम फॉर द टाइमिंग इधर लेके आ रहा हूँ। ये जो सेकंड सिनेरियो हमने डिस्कस किया था, ओनली टू वेरिएबल्स केस, ठीक है। अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरे पास वो आ जाएगा, लेकिन अब हम इसमें कुछ परसेंटेजेस भी ऐड करना चाह रहे हैं और प्लस टोटल्स भी ऐड करना चाह रहे हैं। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि टोटल्स और प्लस और परसेंटेजेस कैसे इसमें ऐड की जाती हैं। अगर आप इसके बॉटम पे लेफ्ट साइड पे देखें डिफाइन, तो यहाँ पर आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं। एक है कैटेगरीज एंड टूल्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यू सी कि कैटेगरीज एंड टोटल्स में हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है टोटल का। ठीक है, तो मैं टोटल के ऊपर प्रेस करूंगा, अप्लाई करूंगा, और जब मैं अप्लाई करने के बाद ओके का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास टोटल भी आ गया। ठीक है, पहले ये टोटल नहीं था। अगेन, अब हम इससे अगले स्टेप पे चलते हैं। स्ट्रक्चर बना बनाया उधर ही रहेगा अनलेस कि आप उसको कैंसिल करें। ये देखिए, मैं जितनी दफ़ा ये विंडो खोल रहा हूँ ये स्ट्रक्चर इज देयर, ठीक है। अब उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे तो टोटल ऐड कर दी है, लेकिन अगर मैं दोबारा से इस पे जाऊँ तो मेरे पास ये देखिए मेल फीमेल का टोटल आ रहा है। मतलब कॉलम वाइज टोटल आ रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जब ये हाईलाइट हो जाएगा उसके बाद आप ये देखिए कि आपके पास दोनों बटन विजिबल हैं। अब सबसे पहले हम टोटल्स को पूरा करेंगे। टोटल्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब ये मेल फीमेल की बजाय डिस्ट्रिक्ट्स की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। और मैं अगर यहाँ पे टोटल पे क्लिक कर दूं तो प्रेस अप्लाई और उसके बाद प्रेस ओके। तो नाउ यू सी कि अब आपके पास कॉलम वाइज भी टोटल आ रहा है और रो वाइज भी टोटल आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जवाब? जवाब यहाँ तक जी क्लियर सर। है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके। मामा आपको भी समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर हम इससे नेक्स्ट स्टेजेस पे जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। मामा इज देयर? नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो फाइन। नेक्स्ट एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, एनालाइज पे जाएं, दोबारा से आप इसको खोलेंगे कस्टम टेबल पे जाके प्रेस ओके। अच्छा, अब आप देखिए कि मैंने इसी को ही हाईलाइट किया हुआ है, और मैं जब कैटेगरीज पे और टोटल्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट है। तो मैं चाहूँ तो मैं इनको इनको शफल कर सकता हूँ। मतलब इस्लामाबाद की वैसे तो वैल्यू जो हमने कोड असाइन किया है वो 1 है, लाहौर दूसरे नंबर पे। सिमिलरली जब आप इसको टेबल की शक्ल में देखते हैं तो यू सी कि यही सेटिंग टेबल में भी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद मुझे तीसरे नंबर पे नज़र आए तो आप इन एरोज के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट्स की शफलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद को आप चौथे नंबर पे ले आए, पहले नंबर पे ले आए, दूसरे नंबर पे ले आए। तो यू कैन शफल द ऑप्शंस। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी फर्दर कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहें तो यू सी कि जब मैं वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ वाला टेबल है। जैसे मैंने वैल्यूज़ के ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रखा तो ये 1 2 3 4 वाइज हो गया। ठीक है। अगर मैं इसको डिसेंडिंग कर दूं तो यू सी कि अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये 4 से 1 पे चले जाएंगी। मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4 3 2 1। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यू सी 4 नंबर पहले पे आ गए, 3 दूसरे पे आ गए, 2 1। ये सारे फर्दर ऑप्शंस हैं, लेबल्स हैं। अब ये लेबल्स हैं। अब अगर इनको मैं असेंडिंग डिसेंडिंग करूँगा, ये लेबल्स इस टाइम डिसेंडिंग पे, अगर मैं असेंडिंग करूँगा तो ये अल्फ़ाबेटिकली ABCD हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू सी इस्लामाबाद पहले नंबर पे चला गया, के लाहौर अभी अल्फ़ाबेटिकली चले गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि काउंट की नंबर पे आ जाएं तो काउंट का मतलब ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में सैंपल साइज जितना ज़्यादा होगा वो टॉप पे चला जाएगा। राइट। तो ये सारी इसकी इंटरनल सेटिंग्स हैं, आप इनको यहाँ से सॉर्ट कैटेगरीज में जाके आप इनकी सेटिंग सारी बदल सकते हैं। आई होप कि आपको ये विंडो क्लियर होगी होगी। हमने दो टोटल्स लगाए, एक कॉलम पे लगाया, एक रो पे लगाया, प्रेस अप्लाई, और हमने वो सारी सेटिंग्स इसमें एडजस्ट कर दी। अब इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको ये टोटल्स और ये सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे एक स्टेप आगे।
यू सी, अगर मैं इसको रोज पे क्लिक करूं तो मेरा ये वाला बटन डिसअपियर हो जाएगा। बॉटम पे जो समरीज स्टैटिस्टिक्स है डिफाइंड कैटेगरी के अंदर, वो मेरा डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये बटन अपीयर हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मुझे इसकी परसेंटेजेस असाइन करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये जो क्रॉस टैब बनाया है इसके अंदर मेरी परसेंटेजेस भी एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे दो तीन मुख्तलिफ किस्म की परसेंटेजेस हैं, आप इनको वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इस टाइम सिर्फ इन दो को डिस्कस करूंगा, रो और कॉलम। रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। रो, नंबर, परसेंटेज। मैं दोनों अप्लाई करूंगा, फिर दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ। क्लिक है, और उसके बाद आप देखिए कि आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है ना। अब ये टेबल को हम एक एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं, जिसमें हम उसके बैकएंड पे कुछ चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। पहली रो है टेबल के पीछे काउंट नंबर, जो ऑलरेडी हमारे पास है। रो नंबर हमने, रो नंबर परसेंटेज का मतलब क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमने एक ऐसी परसेंटेज को इसमें ऐड कर दिया है जो रो वाइज कैलकुलेट होगी। रो नंबर परसेंटेज। अच्छा, अब इसकी फॉर्मेटिंग की कुछ चीज़ें वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि, लेट मी डू इट फर्स्ट, फिर मैं उसको एक थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन। अप्लाई टू सेक्शन, इस चीज़ को बस ध्यान में रखिएगा, बाकी इसको मैं फर्दर चेंज करता हूँ। अप्लाई टू सिलेक्शन, क्लोज, एंड यू सी आपके पास यहाँ पर परसेंटेजेस भी ऐड हो गई हैं। टोटल्स भी ऐड हो गए दोनों साइडों पे, नीचे भी यहाँ पर भी, और फिर परसेंटेजेस भी ऐड हो गई। लेट मी प्रेस ओके। तो अब आप ये देखिए कि जब हमने रो वाइज परसेंटेज अप्लाई की, जो कि आपके आपको यहाँ पर हेडिंग में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी परसेंटेजेस जो यहाँ पर कैलकुलेट हो रही हैं वो एक लाइन की कैटेगरी, मतलब रो वाइज कैलकुलेट हो रही हैं। तो हर रो के आखिर में आपको 100% पूरा नज़र आएगा। अब ये 100% जो टोटल कॉलम में है, ये बेसिकली इसको और इन दो कॉलम्स के परसेंटेजेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 100% पूरा हो जाएगा। तो सिमिलरली इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, हर एक की रो में 100% आपको पूरा नजर आ रहा है। ये है रो वाइज परसेंटेज। बट वन थिंग मोर, ये अब ये फॉर्मेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि मुझे हर नंबर, हर परसेंटेज के आखिर में परसेंटेज का साइन नज़र आ रहा है, और प्लस मुझे उसके हेडिंग में भी परसेंटेज का साइन नज़र आ रहा है। बट मैं ये चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये नंबर्स के आगे परसेंटेज का साइन नज़र ना आए, और मैं यहाँ पर भी चेंज करना चाह रहा हूँ। काउंट के बजाय मुझे कुछ और नज़र आना चाहिए। रो नंबर परसेंटेज के बजाय मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये अब ये फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं। ठीक है। हमने एक कंप्लीट टेबल जनरेट कर लिया जो रो वाइज परसेंटेजेस हैं। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ जा रहा हूँ। गो बैक टू एनालाइज मेन्यू, फ्रीक्वेंसीज, नॉट फ्रीक्वेंसीज सॉरी, टेबल्स और कस्टम टेबल्स, और प्रेस ओके। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकता हूँ? मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अगेन इस आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है तो ये बटन अपीयर हो जाएगा, समरी स्टैटिस्टिक्स। अब ये फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ लेबल, मैं ये कहता हूँ कि मुझे काउंट के बजाय ना नंबर नज़र आना चाहिए। मैं इसको हैश साइन के साथ मैं इसको डोनेट कर देता हूँ, डिनोट कर देता हूँ, डिनोट होता है मेरे ख्याल। यस। और लेबल्स की बजाय मैं, रो नंबर की बजाय मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं इस सब को उड़ा दूँ और ये सिर्फ परसेंटेज का साइन रह जाए। ये चीज़ें होगी। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो परसेंटेज है ना, इस जो परसेंटेज मेरे टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होगी उसके आगे परसेंटेज का साइन ना हो। तो जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देर आर नंबर ऑफ फॉर्मेट्स। ठीक है। आप इसमें से जो बाय डिफॉल्ट ये वाला होता है इसको आप फर्स्ट वाले के ऊपर शिफ्ट कर दें। और अब जब मैं ये फॉर्मेटिंग की चीज़ें, मैंने तीन चेंजेस की हैं फॉर्मेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। लेबल्स को मैंने दोबारा से डिफाइन कर दिया विद सिंबल्स, हैश साइन और परसेंटेज साइन। यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जाके इसको मैंने फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर दिया, अप्लाई टू सिलेक्शन, क्लोज, एंड अगेन अब मैं दोबारा से सेम टेबल को जनरेट कर रहा हूँ फॉर द सेकेंड टाइम विद लिटिल फॉर्मेटिंग चेंजेस। प्रेस ओके, एंड हेयर इज मेरे पास। अब आप देखिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें हर परसेंटेज की हर कॉलम के अंदर, हर सेल के अंदर परसेंटेज का साइन है।
और यहाँ पर हेडिंग्स के अंदर अगर आप देखें, रो कॉलम्स की हेडिंग्स, काउंट, रो नंबर, परसेंटेज। अब यहाँ पर सिर्फ मेरे पास साइंस हैं, कोई वर्ड नहीं है। नीचे वाले टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, इस टेबल की। तो यहाँ पर हर परसेंटेज वाले कॉलम के अंदर परसेंटेज का भी साइन नहीं है। वाई? हमने बैकएंड पे जाके उसको चेंज कर दिया है। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज़ और करूँगा। जवाब यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, मुझे बता दीजिएगा, हम उसको पहले क्लियर कर लेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है? अब टेबल्स के ओके। बाद इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे, प्रेस ओके। और अब मैं एक और चीज़ करने जा रहा हूँ जैसे पहले मैंने नहीं की। आई विल क्लिक ऑन दिस पेस्ट, ठीक है? तो मैं इसका सिंटेक्स जनरेट करने जा रहा हूँ। सिंटेक्स, तो ये देखिए मैंने इसका सिंटेक्स जनरेट कर दिया। तो सिंटेक्स की एक और एडिशनल फाइल खुल गई, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अब आपने मिसाल के तौर पे ये सिंटेक्स जनरेट हो गया। अब हम चलते हैं एक और चीज़ की तरफ। ये हमने रो वाइज परसेंटेजेस कैलकुलेट की। मिसाल के तौर पे आपका क्लाइंट, आपका सुपरवाइजर, आपका बॉस आपसे कहता है कि भाई मुझे परसेंटेजेस चाहिए, लेकिन मुझे रो वाइज नहीं चाहिए, मुझे कॉलम वाइज परसेंटेजेस चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? आप टेबल्स में जाएंगे, ऑलरेडी जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर इज देयर, अभी आपने इस प्रोग्राम को क्लोज नहीं किया। आप इस प्रोग्राम को जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सारा डिलीट हो जाएगा। तो आपको फिर हर दफ़ा एक नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है? आप सिंपली क्या करेंगे? अब हम सेकंड टाइप ऑफ परसेंटेज के ऊपर जा रहे हैं, समरी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये रो वाइज परसेंटेज थी, इसको आप रिवर्स कर दें। अब आप कॉलम वाइज परसेंटेज अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ बाद में। तो कॉलम वाइज परसेंटेज में यू सी कि यहाँ पे कुछ मेन्यूज बने हैं, प्लस साइंस नज़र आ रहे हैं। अब ये थर्ड नंबर पे है कॉलम परसेंटेज। अगेन कॉलम परसेंटेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, थ्रू दिस एरो हम इस साइड पे ले आएंगे। अगेन क्विकली हमें फॉर्मेटिंग करनी है, हमने वो फॉर्मेटिंग में जाके इसके ये एडिशनल वर्ड्स रिमूव कर दिए। वो हैश साइन इज देयर, प्लेस, अप्लाई, क्लोज। तो यू सी कि मेरे पास अब परसेंट, अब जो पर अब रो वाइज की बजाय कॉलम वाइज परसेंटेज आ जाएगी। प्रेस ओके। तो यू सी कि अब मेरे पास कॉलम वाइज परसेंटेज आ गई। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप ऊपर वाले टेबल में देखें, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये दो मुख्तलिफ टेबल्स हैं, रिमेंबर दैट। इस टेबल में, ऊपर वाले टेबल में आपकी हर रो का जो टोटल है वो हर रो के अंदर 100% यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन इस टेबल में हमने रो वाइज परसेंटेजेस नहीं अप्लाई की, हमने कॉलम वाइज परसेंटेज अप्लाई की। तो हमारे पास हर कॉलम का जो टोटल है परसेंटेज का वो नीचे बॉटम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप नीचे वाले टेबल में रो वाइज देखें तो यू सी कि कराची का टोटल 7.2% आ रहा है, इस्लामाबाद का टोटल 19.2% आ रहा है। इसी तरह आप इसको कॉलम वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर कॉलम का जो टोटल है 100% वो उसके बॉटम पे हो रहा है। पहले वाले केस में रो वाइज परसेंटेज में हर रो का टोटल उसके एंड पे रो में हो रहा है। तो ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, आपका सुपरवाइजर क्या चाहता है, उसकी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, वो चीज़ों को कैसे डिफाइन करना चाह रहा है। वन मोर थिंग, अगर आप इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं तो आप रो परसेंटेज अप्लाई करते हैं। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ये देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेल और फीमेल का क्या परसेंटेज है। गॉट इट? तो आप ये अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप कैटेगोरिकल देखना चाह रहे हैं कि मेल और फीमेल का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना रेशियो बन रहा है, तो आप ये परसेंटेज यूज़ करते हैं। दोनों में फ़र्क है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास मेल का टोटल नंबर है 284, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ ये 284 के कितने परसेंट इस्लामाबाद में है, कितने परसेंट लाहौर में है, कितने परसेंट पेशावर में है। एडिंग अप ऑल आपका 100% यहाँ पे पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले टेबल में मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कराची के अंदर मेल और फीमेल की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के इंटरप्रिटेशंस में फ़र्क है। तो इसको थोड़ा सा आप जहन नशीन कर लीजिएगा कि अगर आप
डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन के टोटल्स में देखना चाह रहे हैं तो फिर ये रो परसेंटेज होगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बजाय जो कैटेगरी के ऑप्शन है, मेल है, फीमेल है या एबीसी कोई भी क्वेश्चन है, उसके अंदर पर डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूशन या उसकी रेशो देखना चाह रहे हैं, फिर आप कॉलम वाइज पे जाएंगे। ठीक है। दोनों की परसेंटेजेस को मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको इसमें क्लैरिटी होगी होगी। ये तो था कस्टम टेबल। अब एक स्टेप इससे आगे चलते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे एनालाइज में जाइए। अब हम जा रहे हैं थ्री लेयर्स टेबल पे। ये टू लेयर्स टेबल है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे है, एक अपर साइड पे है। इन अदर वर्ड्स एक रोज में है, एक कॉलम्स में है। अब हम थ्री लेयर्स पे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं। अप्रोप्रिएट ये है कि मैं इसको जेंडर को इसमें से उठाऊं और मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 ऐड करूं, जिसको मैं उठा के क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन है वो है ऑनरशिप स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है। अगर आप ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये जो परसेंटेज है ये किस किस्म की परसेंटेज है, इस टेबल के स्ट्रक्चर से आपको पता नहीं चल रहा, सिंपली क्लिक ऑन द लेफ्ट साइड एट डिस्ट्रिक्ट एंड क्लिक हेयर। तो यहाँ पर आपको इस स्टैटिस्टिक से पता चल जाएगा ये कॉलम परसेंटेज है। ठीक है। ये बैकएंड पे पता चल जाएगा, फ्रंट एंड पे पता नहीं चलेगा। क्लोज। यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, बैकएंड पे जाके चेक करना होता है। अब हम एक तीसरा वेरिएबल इस टेबल के अंदर लेके आ रहे हैं। हाउ टू ब्रिंग। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं जेंडर को इसके अंदर एडजस्ट करूं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं जेंडर को यहां पर लेके आऊंगा। अब ये थर्ड लेयर है। ठीक है। तो यू सी कि मैं जैसे इसको यहां पर लेके आता हूं तो आपको ये रेड बॉक्स नजर आ रहा है। वर्टिकल नॉट हॉरिजेंटल। जवाब नजर आ रहा है आपको रेड बॉक्स? जी सर, नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि दिस इज द राइट प्लेस। अगर आप थर्ड वेरिएबल को इसमें ड्रैग करना चाह रहे हैं, मैंने अभी इसको छोड़ा नहीं है, लेकिन एज आई क्लिक ऑन दिस, सो यू सी कि उसने जेंडर की एक नई लेयर इसमें ऐड कर दी है। यू कैन ऐड एनी क्वेश्चन एट रोज और एट कॉलम साइड। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, अब इसमें क्या है कि वो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेल फीमेल की बाइफिकेशन दे रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, जेंडर इधर नहीं होना चाहिए, जेंडर अपर साइड पे होना चाहिए, तो यू विल पिक दैट क्वेश्चन। यू सी कि मैंने अभी इसको पकड़ा हुआ है कर्सर के साथ एंड आई एम ब्रिंगिंग हेयर। तो जैसे ही मैं इसको लेके आऊंगा तो यू सी आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे अपर साइड पे, आप इसको नीचे लेके आएंगे तो जैसे ही आपके पास ऐसा एक बॉर्डर नजर आएगा जो कि आपको अलाउ कर रहा है कि यहाँ पर आप इसको छोड़ दें, तो आपके वो बाइफरकेशन ओनरशिप हाउस होल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। तो यू सी अब आपके पास ऑनरशिप के स्टेटस के अंदर मेल फीमेल आ गए। अब इसके बाद फिर जब आप इसको जनरेट कर लेते हैं तो ये फॉर्मेटिंग के इश्यूज हैं वो अपने बाद में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया कि जब अपने दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को इसमें लेके आना हो तो कैसे लेके आएंगे। ठीक है। इसको मैं रिवर्स करता हूँ और मैं यहाँ पर लेके फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है ना, सिंप्लिसिटी के इसके लिए हम यहाँ पे ले आते हैं। बट इफ़ यू नोटिस दैट, तो यहाँ पर अब दो चीज़ें मिसिंग है। एक तो इसका टोटल मिसिंग है क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल यहाँ पर ऐड किया था, लेकिन इसका टोटल नहीं लगाया। यहाँ पर टोटल है हमारे बॉटम पे, डिस्ट्रिक्ट में टोटल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे और कैटेगरीज एंड टोटल्स में जाके यहाँ पर टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई। और इसी तरह हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जेंडर के ऊपर, जो हमने एक सेकंड लेयर उसके अंदर ऐड किया। अब इनका भी टोटल चाहिए, हमें ये भी चाहिए कि लाहौर के अंदर मेल और फीमेल को मिला के कितने नंबर हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी एज इट इज़ इसको परफॉर्म करता हूँ एंड देन आई डू एंड आई विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब ये देखिए, इस टेबल में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। अपर साइड पे कॉलम में क्वेश्चन नंबर 11 है, लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रिक्ट है और प्लस जेंडर है। यहाँ पर हमारे टोटल तो हमें समझ में आ रहा है कॉलम वाइज। ठीक है। हमें सारा टोटल दिया जा रहा है और ये कॉलम वाइज इसका टोटल है। इसका मतलब यह है कि जब आप इसको कॉलम वाइज कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल है वैसे 100 कॉलम वाइज पूरा होगा, नॉट रो वाइज। अच्छा, अब आपने इस जेंडर के अंदर एक टोटल की लेयर मजीद ऐड करनी है। यहाँ पे टोटल तो है,
लेकिन ये पूरे के पूरे डाटा का टोटल है, नॉट मेल फीमेल वाइज टोटल। वो कैसे करेंगे? इस पे जाइए, कस्टम टेबल, प्रेस ओके, और जेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद नोट द डिस्ट्रिक्ट, जेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर टोटल को ऐड कर दें, ऐड टोटल, अप्लाई एंड प्रेस ओके। ठीक है जी। तो अब आप देखिए, आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेल फीमेल टोटल, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेल फीमेल का अलग अलग टोटल आ गया। जैसे मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि ये कॉलम वाइज टोटल है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के टोटल की थर्ड लेयर के अंदर जहाँ पे मेरा कर्सर है, आपको 100% नज़र आ रहा है, 100%, 100%। ठीक है। आप इसको जब देखेंगे तो हर कॉलम के अंदर आपको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेल फीमेल की बाइफरकेशन होने के बाद 100% पूरा होता नजर आ रहा है। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट इट, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जवाब? जी सर, क्लियर है। गुड। इसका मतलब आपको काफ़ी बेहतर समझ आ रही है। अ, जी सर। मैं देखूं ज़रा, बाकी भी ऑनलाइन है, शाहिदा भी ऑनलाइन है और उमामा भी ऑनलाइन है। आपको क्लियर है जो मैंने भी टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है? जी सर। चलें, गुड। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आपको याद होगा, मैंने यहाँ पर एक थर्ड फाइल ऐड की थी सिंटेक्स की। ठीक है। देखिए, आपने एक टेबल जनरेट किया, आपने उसी टेबल को सामने रखते हुए उसी के अंदर मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने एक दफ़ा कस्टम टेबल में जाके आपने, आपको समझ में आया कि नहीं थर्ड लेयर होनी चाहिए, फिर आपको समझ में आया कि नहीं ये तो हमने कॉलम परसेंटेज लगा दिया है, आपने इसी को खोला दोबारा जाके, फिर जाके आपने कॉलम को रिवर्स किया और रो परसेंटेज लगा दी, वॉट एवर। लेकिन इमेजिन आपने 50, 60 या 100 टेबल्स जनरेट कर लिए हैं विद रो परसेंटेज। लेट मी चेक, यहाँ पर हमारे पास किसका आ रहा है, ये यहाँ पर काउंट और रो परसेंटेज है। ठीक है। और आपको सडनली आपके क्लाइंट कहता है या आपका बॉस कहता है भाई मुझे रो वाइज नहीं, मुझे कॉलम वाइज परसेंटेज चाहिए। ठीक है। तो आपने 40, 50 या 100 टेबल्स जनरेट कर लिए किसी सर्वे में, और आपको सडनली ये पता चलता है कि यार ये तो रो वाइज तो चाहिए नहीं था, ये तो कॉलम वाइज चाहिए था। व्हाट विल यू डू? तो उसमें एक बड़ा एक सिंपलेस्ट वे है जिसको हम सेंटेक्स बोलते हैं। अच्छा, सेंटेक्स मैंने जनरेट किया, आपको पता चल गया कि पेस्ट के बटन के ऊपर सेंटेक्स क्लिक किया और वो हमारे पास यहाँ पर सिंटेक्स जनरेट हो गया। अब इससे टेबल को रन करने का तरीका क्या, आप क्या करते हैं, आप सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और ग्रीन बटन के ऊपर रन सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपका वही टेबल जो पहले आपने जनरेट किया था वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि जनरेट हो गया? आप इधर आए, आपके आउटपुट टेबल के अंदर वो टेबल जनरेट हो गया। ठीक है। अब ये बड़ा सिंपलेस्ट केस है, ये वो वाला केस है जो हमने 1 बाय 1 वेरिएबल रखा हुआ था, मतलब टोटल 2 वेरिएबल्स केस है ये। तो यहाँ पर हमारे पास है रो परसेंटेज, हर रो के आखिर में 100% पूरा हो रहा है यहाँ पे। सडनली योर क्लाइंट आस्क यू कि भाई इसको रो में नहीं, इसको मुझे कॉलम में करके दो। तो देर इज़ अ वे, वेरी सिंपल वे। आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये बड़ी आइडियल पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि समटाइम्स आपके लिए थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड हो सिंटेक्स को समझ के इसको चेंज करना। कॉपी कीजिए, यहाँ पर आए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, और यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इसको बदलना है। रो परसेंटेज मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको COL परसेंटेज, यू सी, मैंने जैसे कॉलम परसेंटेज लिखना चाहा, उसने मुझे पूरी एक डायरेक्टरी दे दी, और मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया तो उसने रो को कॉलम से रिप्लेस कर दी है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है मेरे ख्याल में, बाकी तो हमने कुछ चेंज नहीं करना। सो जस्ट बाय रिप्लेसिंग वन वर्ड, मैंने जो 100 टेबल्स जनरेट करने थे दोबारा से, और उसके ऊपर मेरे शायद 2 दिन 4 दिन लग जाते हैं 100 टेबल्स जनरेट करने पे, मैंने जस्ट एक वन वर्ड रिप्लेस किया सेंटेक्स के अंदर और मैंने इसको दोबारा से रन कर दिया। कैन यू सी, बाय जस्ट रिप्लेसिंग अ सिंगल वर्ड, मैंने सेंटेक्स के थ्रू वही टेबल दोबारा जनरेट कर दिया। सो
जो आप क्या कहते हैं कि यहाँ से जो बात लेने वाली है वो ये है कि आपने जितने भी टेबल्स जनरेट करने हैं, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, बहुत सारे वर्स्ट सिनेरियोज के बाद जो मैंने सीखा वो ये, क्योंकि हम ये बहुत सारा काफ़ी दफ़ा हम ये भुगत चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जितनी दफ़ा भी टेबल्स जनरेट करेंगे, आप हर टेबल को जनरेट करते हुए उसका सिंटेक्स भी सेव करते जाएंगे। इन एनी केस, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई मुझे इस तरह से नहीं, वैसी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ये मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यू विल नॉट रिप्रोड्यूस ऑल द टेबल्स। आप सिंपली अपने सिंटेक्स की फाइल खोलेंगे और भाई साहब से पूछेंगे कि करना क्या है। अगर आपके पास यहाँ पर 100 टेबल्स का सिंटेक्स जनरेट हुआ पड़ा है, यू विल गो सिंपली टू दिस सिंटेक्स, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो एक वर्ड या टू वर्ड्स को चेंज करेंगे, और आप इन 100 टेबल्स के सिंटेक्स को सिलेक्ट ऑल करते हुए जस्ट एक इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सारे 100 टेबल्स दोबारा से जनरेट हो जाएंगे ऑन अ सिंगल क्लिक। सो ये बड़े पते की बात है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है। कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप एहतियात के तौर पे सबसे पहले आप हर टेबल जो भी जनरेट करेंगे उसका सिंटेक्स जनरेट करते जाएं और उसकी अपने पास एक फाइल बनाते जाएं। एंड टिप नंबर 2, सिर्फ उसी टेबल का सिंटेक्स इसके अंदर रखें जो कि फाइनल है 100%। लेकिन अगर आप उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप हर दफ़ा एक ही टेबल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते जा रहे हो, हर दफ़ा उसका एक सिंटेक्स जनरेट करते जा रहे हैं, तो दैट विल बी अ मैस। ठीक है, उससे बचने के लिए सिर्फ उस टेबल का सिंटेक्स इसके अंदर सेव करें जो 100% फाइनल है, जिसके अंदर आपको मज़ीद कुछ चेंज नहीं करना, और उसको अपने पास सेव करके रख लें। विद जब आप इसको सेव करें तो मेरे अप्रोच ये है कि मैं हमेशा उसके आगे डेट्स ज़रूर मेंशन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सिंटेक्स 1 है, इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर December 6, 2024 ऐड कर लूँगा। मुझे पता होगा कि ये सिंटेक्स जो मैंने सेव किया था, ये 6 दिसंबर को मैंने काम किया था और मैंने उस दिन इसको अपने पास सेव कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी फाइल के ऊपर 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को काम करते हैं, तो सिंपली आप इसकी एक नई कॉपी जनरेट करके उसके ऊपर डेट चेंज कर लें। सो यू विल हैव अ फुल रिकॉर्ड, फुल ट्रैक, कि आपको पता होगा कि 6 दिसंबर के अंदर क्या काम हुआ था, 7 दिसंबर को मैंने क्या चेंजेस किए, 8 दिसंबर को क्या चेंजेस किए। सो दिस प्रैक्टिस, जो कि बहुत सारे रगड़े खाने के बाद आती है, मेक्स हेल्प्स, और आपकी जो लाइफ है ना बड़ी इजी हो जाती है। So this is all about custom table. I hope you are very much clear on this topic. मैं इसको ज़रा क्लोज करता हूँ। If you do not have any question, तो हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। Any question from your side? नो सर, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया आपने। Thank you. Umama, Shahida, any No, questions from? sir. Okay, No, sir. गुड। इसका मतलब आपको समझ आ रही है, अच्छी बात है। So anyways, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट है मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। वो हमारा वैसे तो नेक्स्ट वीक का टॉपिक तक, बट आई वांट टू कि हम थोड़ा सा ना इसको ज़रा जल्दी से कंपाइल करें, वाइंड अप करें। वह जो मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है वो इस किस्म का होता है जिसमें आप एक बंदे से कोई सवाल पूछते हैं और उसके पास आपको रिस्पॉन्स करने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी से पूछा कि आप अपने घर में चूल्हा चलाने के लिए किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। अब वो आपको हो सकता है ये भी कहे कि मैं लकड़ी इस्तेमाल करता हूँ, हो सकता है वो कहे जी मैं गैस सिलेंडर यूज़ करता हूँ, हो सकता है एक बंदा कहता है यार मेरे पास पाइप्ड गैस भी है और सिलेंडर भी है, जो कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है, इस्लामाबाद से लेके कराची से लेके खैबर तक। अब सब लोग घरों में या पाइप गैस भी यूज़ कर रहे होते हैं, लोड शेडिंग के दौरान गैस भी, सिलेंडर गैस भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो देर आर 2 3 ऑप्शंस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, जो मैंने पहले आपको सिनेरियो एक्सप्लेन किया पिछले पौने घंटे में, वो था सिंगल आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स हो सकता है, या तो आप जाती घर में रह रहे हैं या रेंटेड घर में रह रहे हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर्स अलाउड। हाउ टू टैकल, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप इसमें जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एनालाइज के अंदर, इसी में टेबल वाले में ही सेकंड नंबर पर मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट्स।
आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्वेश्चन नंबर 13 को मैं पिक करता हूँ, बल्कि ये 12, जिसके अंदर हमने अभी मैंने उर्दू में इसका क्वेश्चन बताया था। अच्छा, ये विच टाइप ऑफ रूफ है, आप इसकी बजाय इसको करना चाहें इसको कर लें। 14 को करना चाहें, 14, देर आर 2 3 क्वेश्चन, ठीक है, 14 को कर लेते हैं। यस, ये देखिए 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, प्रेस ओके। और उसके बाद हम ये देखेंगे इसके बैकएंड पे यस नो वाला ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, लेट मी चेक इट। वेरिएबल व्यू में जाएंगे और ये देखें यस। अब इसमें यस नो नहीं है, यू सी कि हर क्वेश्चन के बैकएंड पे आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, सो लेट मी डू इट। अब ये मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन को किस तरह से आप हैंडल करेंगे, एनालाइज टेबल्स, मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन, और उसमें आप यहाँ पर आएंगे और 14, क्वेश्चन नंबर 14 के सारे पार्ट्स को सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पर ले आए। अब आपने यहाँ पर उसको सेट नेम, इसका कोई नाम रखना है आपने। फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हैं क्वेश्चन 14 मल्टीपल रिस्पांस। ये मेरी एक अप्रोच है, जब मैं मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चंस को हैंडल कर रहा होता हूँ तो मैं इसके साथ में हिंट दे देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस 14 क्या है। मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन और फ्यूल, ये मैंने इसके लिए साथ में हिंट्स दे दिए हैं, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें, और यहाँ पर आप इसको काउंटेड वैल्यूज, यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए कैटेगरीज, कैटेगरीज, ठीक है। अच्छा, डाइकोटमीज में क्या है, डाइकोटमी और इसमें फ़र्क ये है कि अगर आपने जो क्वेश्चन जिसको आप मल्टीपल रिस्पांस में टैकल करने जा रहे हैं, अगर उसके बैकएंड पे यस और नो के ऑप्शंस हैं, नॉट द रिस्पॉन्सेज, जैसे मेरे वाले डेटाबेस के अंदर 6 के 6 रिस्पॉन्सेज बैकएंड पे हैं, तो आप कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर इसमें इसके बैकएंड पे यस नो के ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें डाइकोटमीज पे क्लिक करते हुए काउंटेड वैल्यूज में 1 को क्लिक करेंगे। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, ठीक है। दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। इफ़ यू रिमेंबर, तो जब हमने फर्स्ट टाइम पहली दूसरी क्लास के अंदर मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चंस को इंटर करना सीखा, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 सिनेरियोज होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। एक सिनेरियो ये होता है कि आप अपने मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन को 5 टाइम्स रिपीट कर लें, अगर उसके 5 ऑप्शंस हैं, तो उसके बैकएंड पे या तो आप सारे के सारे पॉसिबल आंसर्स को ऐड कर दें, एक ही ऑप्शन ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि आप उसके बैकएंड पे यस नो रखें, मतलब वो 5 के 5 में से किसी को भी सिलेक्ट करें तो बैकएंड पे कोडिंग का फर्क आ जाता है। अगर यस नो है तो 1 या 2 कोडिंग होगी, और अगर आपने सारे पॉसिबल आंसर्स को बैकएंड पे फीड किया हुआ है वैल्यूज के अंदर जाके, तो फिर वो कैटेगरीज कहलाएगा इसके केस के अंदर। अगेन मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इफ़ यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। डाइकोटमीज का मतलब ये है कि आप इसमें यस नो को हैंडल करेंगे, और यस नो का क्या मतलब है, काउंटेड वैल्यूज का मतलब है 1। कैटेगरीज के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यू सी कि इसके बैकएंड पे स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे ही मैं कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे यहाँ से ओके का ऑप्शन भी दे देगा, अदरवाइज अभी मुझे ओके का ऑप्शन नहीं दे रहा। क्लिक हेयर, तो यू सी ऐड, और अब मैं इसको ऐड करूंगा तो साथ में मेरे पास ओके का ऑप्शन आ गया। बट बिफोर क्लिकिंग ओके, मैं इसका सिंटेक्स भी रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको पेस्ट कर लूंगा और सिंटेक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये सिंटेक्स में देखिए कि उसने उसको मुझे उस तरह से मैनेज करके दिखा दिया। सॉरी, अनडू मैंने की है, और मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और यू सी के यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब के बना क्या है इसका, वो देख लेते हैं। व्हाट आई एज्यूम कि मेरे पास एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको आखिर पे लेके जाऊंगा, और यहाँ पर मैं आऊंगा तो मेरे पास ये नहीं आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो सिंटेक्स
जनरेट हो गया, रन भी हो गया। अब मैं इसको फाइंड आउट कैसे करूँगा? मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन का सेट तो मैंने बना लिया है। इसका सेट का मुझे कैसे कंफर्म होगा? ये देखिए, ये राइट साइड पे वही सारे क्वेश्चंस हैं, और ये मैंने उसका क्लू दिया था, क्वेश्चन 14 मल्टीपल रिस्पॉन्स फ्यूल, वो आ चुका है यहाँ पे। हाउ टू एनालाइज इट, ये सिर्फ उसके बैकएंड पे उसने आपके क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक सेट बना दिया है। हाउ टू एनालाइज, एनालाइज में जाइए, टेबल्स में जाइए, कस्टम टेबल में जाइए, और आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यू सी कि आपके पास यहाँ पर ये कुछ ऐसे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। अब ये जो आपको ये सारे क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो जिन मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं और उनके सेट्स क्रिएट किए गए हैं। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये सिर्फ आपको इधर ही नज़र आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो 4 डॉटेड आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं ये आपको मेन डेटाबेस में नज़र आएंगे, वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, इनका उससे कोई कंसर्न नहीं। ये सारे के सारे आइकॉन्स आपको ये बता रहे हैं कि ये सब के सब मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, और आपने इसको थ्रू प्रॉपर टेक्निक आपने उनके सेट्स बना लिए हैं। अगेन, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन सब को इसमें से आउट कर दूँ, लाहौर। अब मेरे पास सिर्फ जेंडर, या फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रिक्ट्स में ले आता हूँ, और यहाँ पर मैं जाके आखिर में वो वाले जो नए सेट्स क्रिएट हुए हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन के प्रोसेस के बाद, उसमें से मैं अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन उठाऊंगा, ये वाला। इफ़ यू सी द हेडिंग, क्वेश्चन 14 अंडरस्कोर मल्टीपल रिस्पॉन्स अंडरस्कोर फ्यूल, इसको मैं उठा के मैं लेके आऊँगा इधर। ठीक है, तो यू सी कि वो मेरे पास सारे वही ऑप्शंस आ गए, पाइप्ड गैस, सिलेंडर गैस, वुड, केरोसिन ऑयल, कोयल। ठीक है, मल्टीपल ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगेन, इससे अगले स्टेप पे मुझे क्या करना भी, ये सारे काउंट्स हैं तो मुझे इनकी परसेंटेजेस भी ऐड करनी है। व्हाट आई डू कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, समरी में जाता हूँ, अगेन वही प्रोसेस दोबारा, रोज में जाऊँगा, क्लिक करूँगा, ये वो सारी चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगेन इसकी मैं लेबलिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगेन इसके मैं काउंट्स को हैशटैग में अपने लिए मैं बदल देता हूँ। आप इसको किसी किसी भी और तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अप्लाई, क्लोज। अब मैं इसका टोटल्स ऐड कर दूंगा, यहाँ पे कैटेगरीज में आऊँगा और टोटल्स को ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर आऊँगा और टोटल्स ऐड कर दूंगा। तो यू सी मैंने टोटल्स 2 टाइम्स मैंने इसमें इंटर किए हैं। एक दफ़ा मैंने किया है रोज के लिए, एक दफ़ा मैंने किया है कॉलम्स के लिए। एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस पेस्ट, अगर आप पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका वो जो विंडो है वो डिसअपियर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपका सिंटेक्स जनरेट हुआ है, आपने अभी इसको रन नहीं किया। रिमेंबर दैट। ये ना हो कि आप इसमें परेशान हो जाएं कि मैंने तो उसके ऊपर क्लिक किया था तो वो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा। और अगर आप अगेन, लेट मी हाइड इट, अगेन अगर आप एनालाइज में जाके दोबारा से टेबल के स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो योर टेबल इज स्टिल देयर, द स्ट्रक्चर इज स्टिल देयर। अगर आप पेस्ट पे क्लिक करने के बजाय ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका वो टेबल जनरेट होके आपके सामने आ जाएगा। यू सी, अब आपके पास टोटल्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें यू सी कि आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब रो वाइज परसेंटेज थी, तो हर रो के आखिर में आपको 100% पूरा नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हर एक की रो के आखिर में 100% है, और यहाँ पर टोटल के आखिर में 100% नहीं है, मतलब कॉलम वाइज 100% नहीं है, रो वाइज है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो टिप है, जो एक आप कह लीजिए पॉइंट टू बी टेकन है, वो ये है कि अगर आप इन सब सेल्स की परसेंटेजेस को ऐड करेंगे तो ये 100 से ऊपर होंगी। मिसाल के तौर पे 97.8 है, मेरा कर्सर आप देख पा रहे हैं। 97.8 प्लस 37.4 प्लस आप 1.1, इनको ऐड करते जाएंगे तो ये तो 100 प्लस चले जाएंगे। और आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये 100, ये यहाँ पे 100% है, जबकि अगर मैं सिर्फ इन दो सेल्स को ऐड अप कर लूँ तो ये 100 प्लस है। आप देख रहे हैं मेरा कर्सर यहाँ पे, सिलेंडर गैस और वुड वर्क्स में, वुड में दोनों को ऐड करूँ तो ये 100 प्लस, लेकिन यहाँ पे तो मुझे ये 100 बता रहा है, यहाँ पर भी 100 बता रहा है। द पॉइंट इज कि जब आप मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन को आप एनालाइज करते हैं तो उसमें विद इन सेल आपकी जो परसेंटेज है वो हमेशा लेस देन 100 होती है, लेकिन अगर आप उनको एडअप करना चाहेंगे तो वो 100 से प्लस जा सकती है। वाई? क्योंकि
आपके उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में एक रिस्पोंडेंट एक से ज़्यादा ऑप्शंस पिक कर रहे हैं, तो आइडियली उसको एक एक ऑप्शन पिक करना चाहिए, लेकिन यू अलाउड हिम और हर कि वो एक से ज़्यादा जवाब दे दे। तो उन जवाबात को जब कंपाइल करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस, मल्टीपल रिस्पॉन्स के इस सारे प्रोसेस के दौरान, तो वो सारी परसेंटेज को भी कंपाइल कर देते हैं। तो अगर आप उनको एडअप करना चाहेंगे तो दैट विल एक्सीड 100%, ठीक है ना। लेकिन विद इन सेल ये 100 से ऊपर नहीं जा सकते। ये उसका एक थ्योरी है, एक उसका पॉइंट, आप पॉइंट टू बी टेकन है कि आप इसको जहन में रखिएगा। ये ना कहीं अपने एनालाइज किया हो और आपके क्लाइंट या आपका सुपरवाइजर आपसे कहे हाँ जी भाई ये तो 100 से प्लस जा रही है, अगर हम इनको 1 बाय 1 ऐड करें तो आपने कैसे इसको 100 मेंशन किया हुआ। तो उसका आंसर ये है क्योंकि ये मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसलिए वो 100 प्लस जा रही है। सो आई होप कि आपको आज का थोड़ा सा लेंथी जो टॉपिक था हमारा वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, अदरवाइज फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। जी सर, समझ आ गई है। अच्छे से समझ आ गई है ना? यस सर। बस फिर असाइनमेंट आ रही है, ठीक है भाई। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है। आपको शायद मामा समझ में आ गए। जी सर। चलें, गुड। चल ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इज़ द लास्ट वीक ऑफ दिस कोर्स। हमारे मेजर टॉपिक्स कवर हो गए। असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, आपने असाइनमेंट्स हमें सबमिट करवानी है। एंड रिमेंबर दैट कि जिनकी सारी असाइनमेंट्स आएंगी सर्टिफिकेट भी उन्हीं को ही मिलेगा। तो यू टेक योर टाइम, असाइनमेंट्स सबमिट करवा दीजिएगा। नेक्स्ट वीक के अंदर आपकी असाइनमेंट्स आखिरी होंगे इंशाल्लाह। सो साइनिंग ऑफ, हैव गुड वीकेंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट आई थिंक मंडे को ही ऑनलाइन आएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।